हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं दिलीप पुरी आपका परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पॉलिटी सेशंस में जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है इमरजेंसी प्रोविज़न, चैप्टर 16 ऑफ लक्ष्मीकांत। इमरजेंसी प्रोविज़न में जो अभी तक हम कर चुके हैं वो नेशनल इमरजेंसी पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं, यानी कि आर्टिकल 352 को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्या क्या तरीके से यूज़ किया जाता है नेशनल इमरजेंसी। सेकेंडली वी हैव मूव टू प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल नंबर 356 स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसको कहते हैं, उसको भी हम स्टार्ट कर चुके हैं आर्टिकल नंबर 356 को। तो उसमें हमने लास्ट लेक्चर में आर्टिकल 356 में या प्रेसिडेंट रूल में हमने प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, उसे किस किस नाम से जाना जाता है, कब कब उसे इम्पोज कर सकते हैं, उसकी पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ड्यूरेशन के लिए वो यूज़ होता है, किस किस इंटरवल में उसे यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसीज क्या है प्रेसिडेंट रूल की, ये सब बारे में हम इसको पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो जिन भी बच्चों ने ये लास्ट लेक्चर मिस किया है वो पहले जाके लास्ट लेक्चर कवर कर ले, ताकि उनको समझ में आ जाए कि हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। क्लियर है? और जिन बच्चों को आता है वो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू फेस द प्रेसिडेंट रूल। जैसे हमारी क्लास स्टार्ट होती है विद अ क्वेश्चन, सो विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू फेस प्रेसिडेंट रूल। हमारे देश में प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले कौन सी स्टेट में लगा? हमारे देश में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हम हमारे देश की पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हमारे देश के बारे में ही पता करेंगे। सबसे पहली स्टेट जहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा या आर्टिकल 356 का यूज़ किया गया हमारी स्टेट में, हमारे कंट्री की किसी स्टेट में, तो उस स्टेट का आपको नाम बताना है। क्लियर है? स्टेट जैसा आपने को बताया, प्रेसिडेंट रूल एक स्पेसिफिक स्टेट में लगता है और नेशनल इमरजेंसी थ्रू आउट द कंट्री भी लग सकती है और पर्टिकुलर किसी स्टेट में भी लग सकती है। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं तो वो किसी न किसी स्टेट पे ही लगेगा जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट बिहेव नहीं करती या वर्क नहीं करती, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है। क्लियर है? तो आप ये बताएं कि प्रेसिडेंट रूल कहां पे लगा है सबसे पहले। क्वेश्चन का जवाब आपको इस लेक्चर में मिल ही जाएगा, पर जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एक और हिंट दे देता हूं, पहला लगा था 1951 में। 1951 में पहली बार प्रेसिडेंट रूल का यूज किया गया था, तो आप लोग को बताना है वो कहां पे लगा था। क्लियर? सो मूविंग अहेड, यूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल। अब प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, कैसे लगता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कॉन्सिक्वेंसीज क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। प्रेसिडेंट रूल के बारे में सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल। हमारे देश में प्रेसिडेंट रूल कब कब कैसे कैसे लगा। थ्रू आउट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बार, अनेकों बार हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 125 टाइम्स और मोर जहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट रूल लगा है किसी न किसी स्टेट पे, और इनफैक्ट करीब करीब सारी स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल एक बार लग चुका है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक कम से कम सारी स्टेट, कम से कम 125 बार, उसके अलावा सारी स्टेट पे एक एक बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। करीब करीब सारी स्टेट कवर हो चुकी हैं। कुछ है जैसे अभी तेलंगाना अलग हुई तो नई स्टेट जो फॉर्म हुई है उधर बचा हुआ है, अदरवाइज दी होल इंडिया इज कवर्ड। सारे स्टेट पे हम प्रेसिडेंट रूल लगा चुके हैं, जो कि बड़ी सैड बात है, क्योंकि इसको जो बी आर अम्बेडकर साहब है उन्होंने इसको किस तरीके से रखा था कि इमरजेंसी प्रोविजन कब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनली कोई स्टेट बिहेव नहीं कर रही होगी, तो ही इसका यूज़ होना चाहिए, और इसको अदरवाइज आपको लास्ट रिजॉर्ट की तरह रखना चाहिए, आपको बेवजह यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी हमारे देश की पॉलिटिक्स इतनी प्यारी रही है आज तक कि इसे हम करीब 125 बार यूज़ कर चुके हैं, पूरे देश में इम्पोज कर चुके हैं, जो कि बहुत ही सैड पार्ट है। क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, या जो फाउंडर्स थे, या ड्राफ्टिंग कमीशन थी, उनका कहीं पे भी ये विजन नहीं था इसको इनकलकेट करने का, इस प्रेसिडेंट रूल को इनकलकेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का, कि इसको आप रेगुलरली आप इल पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करो। उनका मोटिव यही था कि जब स्टेट कहीं डेंजर में हो, कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बिहेव नहीं कर रही हो, तो सेंटर इंटरवीन करे और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रेसिडेंट रूल निकाला गया। लेकिन इसका दुरुपयोग हुआ है रादर देन दी सुउपयोग। इसका अच्छा उपयोग तो नहीं हुआ, इसका दुरुपयोग ही हुआ है हमारे देश में। जैसा मैंने बताया, इट हैज़ बीन यूज ओवर 125 टाइम्स। कम से कम इसको 125 बार यूज़ कर चुके हैं, उससे ज़्यादा बार ही हम यूज़ कर चुके हैं। ये जैसे आपको मैप में दिख रहा होगा अलग अलग स्टेट्स में कितनी कितनी बार लगा है। 4 बार राजस्थान, 3 बार आंध्र प्रदेश, यहाँ पे देखेंगे आप मणिपुर में 10 बार, उत्तर प्रदेश 9 बार, बिहार 8 बार। तो कई स्टेट्स है जहाँ पे तो रिपीटेटिवली लगा है, काफ़ी बार लगा है। रीज़न भी सेंटर और स्टेट का आपस में तालमेल नहीं बैठता, और सेंटर अपनी पावर दिखाने के लिए या पावर प्रूव करने के लिए स्टेट पे
गलत तरीके से स्टेट प्रेसिडेंट रूल लगा देती है या स्टेट इमरजेंसी लगा देती है। क्या क्या कारण हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। सो इन ऑलमोस्ट ऑल दी केसेस जितने भी केसेस हैं, इट वॉज यूज फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशन रादर देन एनी जेन्युइन प्रॉब्लम। तो जिस कारण से ये प्रेसिडेंट रूल लाया गया था या जिस कारण से प्रेसिडेंट रूल को डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उस कारण से तो इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि पॉलिटिकल मोटिव सॉल्व करने के लिए अलग अलग पार्टीज ने इसका यूज किया और इसका इंपैक्ट देश पे बहुत ही गलत पड़ा। क्लियर है? एंड ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस, ऐसा भी नहीं कि 100 में 2-4 बार कोई गलत लगा दिया हो। 100 में से मतलब आप मान लो कि 120 बार तो ये गलत ही लगा है, बाकी 5-7 बार कोई ऐसा होगा जब ये सही लगा हुआ, या और 100 टाइम्स तो ये गलत ही लगा है, बाकी सब टाइम क्या है फिर भी कोई जेन्युइन रीजन होगा तो उसको लगा दिया होगा। क्लियर है बात? इनफैक्ट इंदिरा गांधी मैडम थी जो, उन्होंने तो इसको बिल्कुल इसके मजे ही ले लिए। इन्होंने करीब 27 टाइम्स आर्टिकल 356 को इम्पोज किया है, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रांग लेडी थी और उनको अपोजिशन को काटना था, मारना था, तोड़ना था, उनको कुछ मतलब नहीं था। उसके लिए इन्होंने क्या करा, 27 बार हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगाया है। आर्टिकल नंबर 356 को उन्होंने इम्पोज किया है। टू रिमूव मेजोरिटी गवर्नमेंट्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ क्लियर मैंडेट और विड्रॉल ऑफ सपोर्ट एटसेट्रा। इन कारणों की वजह से कई बार हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा है और उसको इंदिरा गांधी मैडम ने 27 बार यूज़ किया। आई गेस हाईएस्ट इंदिरा गांधी मैडम के टाइम पे ही प्रेसिडेंट रूल लगे हैं और कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसने इतनी बार प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया है। क्लियर है? फिर इन 1977 जब पहली बार जनता दल गवर्नमेंट बनी या नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आई, और वो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में कब आई? 1977, जब इमरजेंसी हमारी खत्म हुई। 1975 आपको याद हो, इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के केस पे इमरजेंसी लगाई गई थी। किसने? इंदिरा गांधी मैडम ने। तो उसके विरोध में जब पूरे देश भर में उसका विरोध हुआ और तख्ता पलटा, कांग्रेस की सरकार पलटी और जनता दल की सरकार आई मोरारजी देसाई की, तो उन्होंने बदले में एज अ रिवेंज, जो कि प्रूव होता है, जनता गवर्नमेंट रिमूव 9 स्टेट कांग्रेस गवर्नमेंट व्हेन दे फॉर्म्ड द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जब जनता दल ने सरकार बनाई, मेजोरिटी हासिल की और सेंटर में अपनी सरकार बनाई, तो उन्होंने 9 स्टेट में 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें जहाँ पे थी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया। तो ये देख रहे हैं आप, मतलब एक दूसरे की खार, एक दूसरे के बदले के कारण हमारे प्रेसिडेंट रूल को यूज किया गया है, जबकि इट वॉज मेंट फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। जब कोई ऐसी हालात आ जाए, हमारा स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली बिहेव नहीं कर रहा या नहीं कर पा रहा, तो इसको लगाना था। लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ तो आपसी लड़ाई के चक्कर में पार्टियों ने अपनी अपनी लड़ाई के चक्कर में इसके साथ खिलवाड़ कर दिया और 9 स्टेट में एक ही साथ क्या लगा दिया, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा दी या फिर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। क्लियर है? 9 स्टेट में। अब आप बोलेंगे इससे बढ़िया तो ये पूरी कंट्री में लगा देते एक साथ ही। 9 स्टेट में लगाने का क्या मतलब, क्योंकि 1977 में तो कोई खासा स्टेट भी नहीं थी हमारे, तो 9 की 9 स्टेट की जगह हम पूरी कंट्री में भी लगा देते तो क्या हो दिक्कत हो जाती। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट रूल एक स्टेट पे लगता है इंडिविजुअली, ठीक है ना, स्टेट पे लगता है, ना कि पूरी कंट्री पे एक साथ लग सकता है, जो कि नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट रूल, वो स्टेट में स्पेसिफिकली लगता है, नॉट थ्रू आउट द कंट्री। क्लियर है? अब ये जो 9 स्टेट थी, तो फिर अब आई हमारी इंदिरा गांधी मैडम, उन्होंने वापस 1980 में जब उन्होंने सरकार संभाली तो उन्होंने भी रिटर्न कर दिया फेवर कि भाई आपने हमारी 9 स्टेट पे लगाया है कांग्रेस की जहाँ पे थी, लो भाई साहब हम भी आपको 9 स्टेट की इमरजेंसी दे देते हैं। 9 स्टेट पे इन्होंने भी क्या कर दिया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो देख रहे 18 बार तो ये बेवजह लग गया, सिर्फ खार में लग गया। 9 बार जनता दल ने लगाया कांग्रेस के ऊपर, फिर कांग्रेस ने लगाया दूसरी सरकार पे, तो 18 बार तो ये बिना किसी मतलब के लग गया, सिर्फ रिवेंज की वजह से लग गया। फिर आया 1992, तो 1992 में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान पे ऑन ग्राउंड्स ऑफ नॉट इम्पोजिंग बैन ऑन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया। तो 1992 में क्या हुआ कि ये हम बोल सकते हैं कि ये बेसिकली इसका सही यूज़ था, जहाँ पे इसे प्रॉपर यूज़ की तरह प्रेसिडेंट रूल को यूज़ किया गया और इसके इम्पैक्ट्स आए। और यहाँ पे हम बोलेंगे ऊपर वाला जो था वो इम्प्रॉपर यूज़ है। क्लियर है? सो राजस्थान और मध्य प्रदेश और इधर क्या था, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो बैन थी हमारे देश में, बैन है कि हम किसी भी धर्म, रिलीजन पूरा अलग है और पॉलिटिक्स पूरी अलग है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्टेट मशीनरी या कंट्री की मशीनरी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट नहीं कर सकती,
या उनकी एक्टिविटीज़ को उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है, रिलीजन और हमारी पॉलिटी। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ गया। जो कि बैन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पे लगा चुकी थी पार्लियामेंट, उसको भी इन्होंने एनकरेज नहीं किया और उस केस में फिर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया। तो दो बातें हैं, एक तो सेंटर के जो ऑर्डर थे उनको फॉलो नहीं किया गया, दूसरा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को जो बैन था वो नहीं फॉलो गया, इन द सेंस कि हमारी कंट्री क्या है, सेक्युलर कंट्री है, हम किसी भी धर्म पे फोकस नहीं दे सकते, हमारे लिए सारे धर्म बराबर है। तो जब सारे धर्म बराबर हैं तो कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट कर रही हैं या कुछ और एक्टिविटीज कर रही हैं जो कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस पर बैन लगाया जा सकता है। और इसी तरीके का बैन इम्पोज किया गया जिसको फॉलो नहीं किया गया इन 3 स्टेट में, और उसके रिटर्न में क्या किया गया, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया। क्लियर है? आगे चल के हमें पता पड़ेगा कि जो एंटी सेक्युलर एक्टिविटीज हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल्स फॉर प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, क्योंकि सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। हम ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं कर सकते जो कि बेसिकली हमारे सेक्युलरिज्म को हैम्पर कर रही है या इट इज अगेंस्ट द सेक्युलरिज्म ऑफ आवर कंट्री। तो इस ग्राउंड पे 1992 में इन 3 स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया। सो अगर ये देखें तो ये प्रॉपर यूज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है वो फॉलो नहीं हो रहे, इसलिए प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। लेकिन यहां पे क्या था, यहां पे इम्प्रॉपर यूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल है, यानी आर्टिकल 356 का इम्प्रॉपर यूज है। क्लियर है? इन 1994 बम्बई केस सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड इट्स वैलिडिटी एज सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर। ये देखिए आई गया यहीं पे। सो क्या हो गया, 1994 केस जो था हमारा सुप्रीम कोर्ट का, बम्बई केस था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या करा, अपहेल्ड करा कि भैया ये जो आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया है बिल्कुल सही है, ये एंटी सेक्युलर एक्टिविटी है और सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप बेसिक फीचर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप बेसिक फीचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर काम कर रहे हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉलो नहीं कर रहे। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉलो नहीं हो रहे हैं तो इट इज वैलिड कि हम प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सके या सेंटर प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सके। क्लियर है? आगे आपका जवाब, 1951 में पहली बार जो प्रेसिडेंट रूल लगा था वो क्या लगा था, पंजाब स्टेट में लगा था, और पंजाब में आज तक कितनी बार लग चुका है, 9 बार लग चुका है। तो पंजाब भी बड़ी हिट लिस्ट पे रहा है, बड़ा फेवरेट रहा है प्रेसिडेंट रूल के केसेस में। जैसे पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मणिपुर है, यहाँ पे बहुत बार प्रेसिडेंट रूल लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि यहाँ पे सरकारें अलग अलग आई हैं, बार बार आपसी पॉलिटिक्स में बहुत इशू रहे हैं, सेंटर और स्टेट में तालमेल सही नहीं बैठे हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे कई बार प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है। क्लियर है? मणिपुर विटनेस द मोस्ट फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 350 ड्यू टू डीपली फ्रेगमेंटेड इंटरनल पॉलिटिक्स। डीपली फ्रेगमेंटेड इंटरनल पॉलिटिक्स मतलब अंदर की जो पॉलिटिक्स है बहुत टुकड़ा टुकड़ा है, बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग विचारधाराएं हो रही हैं, तो इस वजह से मणिपुर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। 10 बार यहाँ पे क्या लगी है, प्रेसिडेंट रूल लगा है, स्टेट इमरजेंसी लगी है या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं, तीनों एक ही नाम है, पर्यायवाची है, आप यूज कर सकते हैं। इन द स्टेट एज वेल एज लॉन्ग पीरियड्स ऑफ वायोलेंस, और क्या रहा है यहाँ पे, बड़ी ही हिंसा रही है काफ़ी समय से, तो इस वजह से क्या होता है, हमारे को प्रेसिडेंट रूल डालने की या इम्पोज करने की ज़रूरत पड़ी है मणिपुर में सबसे ज़्यादा। सो एक क्वेश्चन, सबसे पहला कहाँ लगा है, पंजाब में लगा है, सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा है, मणिपुर में लगा है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। क्लियर है? The political crucial states of Uttar Pradesh and Bihar with their fragmented polity have been on the center's radar. Similarly, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे भी बहुत फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स हैं, बहुत ज़्यादा आपसी पॉलिटिकल ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कई बार प्रेसिडेंट रूल लगा है और ये भी फेवरेट इलाके हैं प्रेसिडेंट रूल लगाने के। अब जब हमें पता पड़ा कि प्रेसिडेंट रूल इतना गलत तरीके से यूज़ किया गया है, कितनी बार यूज़ किया गया है, तो हमने सोचा भाई एक बार अम्बेडकर साहब के बारे में भी सोच ले कि उन्होंने इतनी खतरनाक चीज़ डाली क्यों, इतना भारी हथियार डाला ही क्यों कि भैया प्रेसिडेंट रूल को यूज़ करके आप देश की पूरी पॉलिटी खराब करो। क्योंकि देश की पॉलिटी, आपको जैसा पता है कि प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो क्या होता है, अगर वो सही प्रूव होता है तो प्रेसिडेंट रूल के टाइम में जो स्टेट असेंबलीज हैं वो डिसॉल्व कर दी जाती है या
स्टेट डिसॉल्व कर दी जाती है या फिर सस्पेंड कर दी जाती है, और डिसॉल्व करी जाती है तो नई स्टेट असेंबलीज क्रिएट होती है। तो जो झगड़े, मारकाट, जो गंदगियां होती है वो तो हो ही रही है। साथ ही साथ आप देखिए देश के रिसोर्सेज का कितना नुकसान है, क्योंकि वापस से इलेक्शन कराना, वापस से पूरा पैसा, पूरा प्रोसेस कराना, इट कॉस्ट अमाउंट, बहुत ही सब्सटेंशियल अमाउंट लगता है इन सब चीज़ों में। सरकार के रिसोर्सेज लगते हैं, जनता के पैसे लगते हैं, जनता का रिसोर्सेज, क्योंकि सरकार के पास रिसोर्सेज और पैसा कहाँ से आया, कहाँ से आया? वो अलग बिजनेस अलग करते हैं, उनका हमारे को कोई लेन देन नहीं, पर अगर एथिकली देखें तो उनके पास पैसा जनता का ही पैसा आया। तो ये जनता के पैसे का नाश है, जनता के पैसे को आग लगाना है। तो 125 बार हम ऐसी हरकतें कर चुके हैं। तो हमारे देश की हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं या फिर हम हमारे देश को नीचे खींच रहे हैं। सो हमने सोचा भाई अम्बेडकर साहब ने ऐसा क्यों डाला भाई कि इतना नुकसान हो जाए। तो अम्बेडकर साहब ने क्या बोला, आर्टिकल 356 कैरीज ड्रास्टिक पावर। उनको ये तो पता था कि इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अगर प्रेसिडेंट रूल का दुरुपयोग हुआ। तो प्रेसिडेंट रूल का अगर दुरुपयोग हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है हमारे देश के लिए, और ऐसा हुआ भी है। पर उन्होंने क्या बोला, इट इज सेंटर इज जनरली बार्ड फ्रॉम इंटरवेंशन इन स्टेट। अब जैसा हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बिहेव करती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग बिहेव करती है। ऑब्वियसली सेंटर का ऊपर होल्ड है, लेकिन जनरली ऑटोनॉमी है स्टेट के पास भी। स्टेट भी अपने फैसले, अपने लॉ स्टेट लिस्ट पे खुद बना सकता है, एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है, सब कुछ स्टेट अपने आप ले सकता है। ये हम सेंटर स्टेट में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो सेंटर इज जनरली बार्ड फ्रॉम इंटरफेयरिंग इनटू द स्टेट मैटर। स्टेट मैटर में इंटरफेयर करने से सेंटर को बार किया गया है। लेकिन बट इफ देयर इज अ सिचुएशन या फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, अगर उसमें कोई फेलियर हो जाता है तो मजबूरी हो जाएगी कि सेंटर शुड इंटरफेयर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल एक्ट एज अ डेड लेटर एंड वुड बी यूज्ड एज द लास्ट रिजॉर्ट। तो अगर स्टेट मशीनरी खराब हो जाती है या कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी खराब हो जाती है, फेलियर हो जाता है, फेलियर इन द सेंस मशीनरी कैसे फेल होती है स्टेट मशीनरी, कि स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा या बिहेव नहीं कर रहा, या फिर सेंटर के ऑर्डर जो है वो स्टेट फॉलो नहीं कर रहा, या फिर ऐसी कोई चीज कर रहा है जो बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक ही बात हो गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रहा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे कि सेक्युलर वाली बात अभी हमने देखी, तो सेक्युलरिज्म हमारा बेसिक फीचर है, लेकिन अगर हम एंटी सेक्युलर एक्टिविटीज कर रही है, कोई भी स्टेट एंटी सेक्युलर एक्टिविटीज कर रही है, तो इट मींस कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रही या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रही, तो उस केस में सेंटर माइट इंटरवीन या शुड इंटरवीन एंड इम्पोज दी प्रेसिडेंट रूल। तो कॉन्स्टिट्यूशन की तहत लिमिट से बाहर जाके जब स्टेट बिहेव करेगी, जो चीजें उधर बंद है, उधर मना कर रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में या बार्ड है, उनसे रिलेटेड कुछ चीजें अगर करेगी कोई स्टेट, तो फिर सेंटर उसमें इंटरवीन करेगी और वहां पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज करेगी। जैसा कि यहां पे हमने देखा 1992 में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ऐसा हुआ, जहां पे एंटी सेक्युलर एक्टिविटीज हो रही थी, देन सेंटर इंटरफेयर्ड एंड वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। सो क्लियर है। तो इसको तभी यूज करना था, पर ऐसी सिचुएशन तो वंस इन अ वाइल आएगी, वंस इन अ ब्लू मून आएगी। रोज रोज तो ऐसी एक्टिविटीज होगी नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो स्टेट सरकार के पास भी है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रही है, तो वो भी अपनी पॉलिसीज या जो भी एक्टिविटीज करेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेगी। इन केस कभी करती हैं, गलत हाथों में सरकार चली गई, जो कि हमारे देश में बहुत बार गई है, जाती आ रही है, सो वहां पे क्या होगा, ऐसी चीजें होंगी। और इसका दुरुपयोग क्या रहा कि ये डेड लेटर हमारे देश में इट हैज बीन यूज्ड एज डेडली वेपन। तो हमारे बी.आर. अम्बेडकर साहब को तो ये लगा था कि ये डेड लेटर है, इसका यूज कोई बार बार होगा नहीं, बहुत कम बार इमरजेंसी सिचुएशंस होंगी जब इसका यूज होगा, जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आएंगी तब सेंटर इंटरवीन करेगी और प्रेसिडेंट रूल लगाएगी, और उसके बाद उसको ठीक करके मामले को वापस टाटा बाय बाय बोल के स्टेट असेंबलीज नई क्रिएट हो जाएंगी। क्लियर है। लेकिन हमारी पॉलिटिक्स इतनी प्यारी है हमारे देश की, पता नहीं हमारा देश चल रहा है या क्या चल रहा है, तो वहां पे क्या करते हैं, लोगों ने अपने पर्सनल मोटिव को उतार दिया हमारे देश के ऊपर, और बार बार प्रेसिडेंट रूल का उपयोग होने लगा। सो इट हैज बीन यूज्ड एज डेडली वेपन। अब कहा जाए तो प्रेसिडेंट रूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है,
तो सरकार तो क्या बोलती है कि भैया राष्ट्रपति शासन है तो अलाउड है हमारे यहाँ पे, हम हमारे प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसका डेडली वेपन की तरह यूज हो रहा है। इससे कितना हमारे देश को नाश हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। क्लियर है? सो इसके ऊपर एचवी कामन साहब, जो कि खुद भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, ये एचवी कामन साहब हैं, इनको मैंने पूरा रंगीन कर दिया इधर। चलो इनको एक बार दिखा देते हैं। वैसे आई गेस दिख भी नहीं रहा होगा आपको, ब्राइट दिख रहा होगा, पर फिर भी ये एचवी कामन साहब है। तो एचवी कामन साहब ने क्या बोला कि आज की सिचुएशन ये है, मतलब जब वो जीवित थे, जब उन्होंने बोला कि डॉक्टर अंबेडकर साहब इज डेड बट द आर्टिकल्स आर वेरी मच अलाइव। इन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने तो सोचा था कि ये जो प्रोविजंस मैं दे रहा हूं या जो मैं आर्टिकल दे रहा हूं 356, ये एक डेड लेटर है, इसको कभी कभी यूज करेंगे, बाकी तो ये मरा हुआ पड़ा है, इसका लास्ट रिजॉर्ट है, ये बिल्कुल समस्या हो गई, बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन हो गई तो ही इसको यूज करेंगे, अदरवाइज इट विल बी एक्टिंग एज डेड लेटर, पड़ा हुआ है ये। लेकिन कामन साहब ने इसको बाद में, जब इतनी सारी सिचुएशंस हमारे देश में होने लगी, तो उन्होंने क्या बोला, आज की सिचुएशन ये है कि अंबेडकर साहब गुजर गए, वो डेड हो गए, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रोविजंस जो ये देके गए हैं ये आज भी पूरी तरीके से जीवित है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। क्लियर है? सो इससे पता पड़ता है कितने मासूम थे हमारे अंबेडकर साहब, जिनको हमारे देश के लोगों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मतलब इन द सेंस उनकी सोच अलग थी, उनका विजन अलग था, लेकिन हमारे देश के लोग इतने होशियार हैं कि वो डेवलप होते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते हैं कि हमें कैसे किसी चीज़ का मिसयूज़ करना है। क्लियर है? और ये दोनों ने मिसयूज़ किया है, मतलब सब पार्टीज़ ने मिसयूज़ किया है। अब क्योंकि जनरली हमारे कांग्रेस और बीजेपी ही रही है, तो दोनों ने इसका पूरी तरीके से पूरा हाथ रहा है दोनों को मिसयूज करने का, जो कि था किसके लिए, बेनिफिट ऑफ आवर कंट्री, लेकिन इट हैज बीन यूज्ड एज डेडली वेपन। अब आता है स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब एक 38 अमेंडमेंट आया था 1975 में, वाइल ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जब 1975 में हमारी एजेंसी थी, तो एक 38वां अमेंडमेंट आया था, और ये दुरुपयोग को और पावरफुल करने के लिए क्या करा था इंदिरा गांधी मैडम ने, ये अमेंडमेंट करा था कि मेड द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इन्वोकिंग आर्टिकल 356 फाइनल एंड कंक्लूसिव विच वुड नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। क्या बोला गया? ये बोला गया 38वें अमेंडमेंट के साथ कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट इमरजेंसी बुलानी है या प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो अगर वो सेटिस्फाइड है तो उसको जब चाहे जब लगा सकते हैं, और इसमें कोर्ट का कोई लेन देन नहीं होगा, इट इज फ्री फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ये एक अमेंडमेंट निकाला गया 38वें अमेंडमेंट 1975 में। लेकिन थैंकफुली दिस अमेंडमेंट वॉज टेकन ऑफ बाय 44th अमेंडमेंट 1978। जब मोरारजी देसाई साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या करा, बहुत अच्छे से ये अच्छा काम करा कि इस पॉइंट को इन्होंने हटा दिया, 44th अमेंडमेंट से स्ट्रक ऑफ कर दिया कि भैया ये सारी चीजें क्या है, नहीं है, जुडिशियल रिव्यू तो रहेगा ही रहेगा, इंप्लाइंग दैट द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, एवरीथिंग कम्स अंडर द जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर आ ही गया, तो उसमें ये क्लियर हो गया कि भैया जुडिशियल रिव्यू, सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इट इज अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्लियर है? सो आज की तारीख में क्या है कि प्रेसिडेंट रूल जुडिशियल रिव्यू के अंडर है, लगा सकते हैं आप, लेकिन इट इज ऑलवेज अंडर द जुडिशियल रिव्यू। और एक बार लगाने के बाद अगर उनको लगा, कोर्ट को लगा कि ये सही तरीके से नहीं लगाया गया या रेलिवेंट नहीं है, तो इसे हटाया भी जा सकता है या रिवर्स भी किया जा सकता है बाय द पावर्स ऑफ कोर्ट। क्लियर है? और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस है बम्बई केस। तो बम्बई केस में जहां पे हमने अभी पढ़ा था, बम्बई केस में क्या बोला गया था कि जो ये जिसने ये एंटी सेक्युलर एक्टिविटी जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हुई थी, उसको सही करार दिया गया था कि इसके लिए प्रेसिडेंट रूल सही है। उसी केस में और भी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन करी, और भी कुछ पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन करे। सबसे पहला, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये बात हम कर ही चुके हैं कि सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, सारा प्रेसिडेंट रूल से रिलेशन जितनी भी बातें हैं सब इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है। प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन बेस्ड शुड बी बेस्ड ऑन रेलिवेंट मटेरियल, नॉट एक्सट्रानियस और मेलाफाइड। इसमें ये बोला गया जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है, प्रेसिडेंट अगर बोलते हैं कि भैया यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो उनका सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजंस होना चाहिए। वो प्रेसिडेंट रूल वहां ही लगा सकते हैं जहां पे प्रोविजंस अलाउ करते हैं।
सही है गलत है इस पे कोर्ट का कोई लेन देन नहीं है, कोर्ट का उससे लेन देन नहीं है, बट इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। जिस तरीके से प्रोविजंस हैं उस तरीके से लगाया गया है, नहीं लगाया गया है, या उसी बिहाफ पे लगाया गया है या नहीं लगाया है। कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही होगी, आपको ये प्रूव करना होगा, तभी आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। आप ऐसा प्रूव नहीं कर पाते तो प्रेसिडेंट रूल कैंसिल। क्लियर है बात? और आपके इररेलेवेंट फैक्ट्स नहीं होना चाहिए, मेलाफाइड नहीं होने चाहिए, मतलब कोई पर्सनल बायस हो आपको या पार्टी बायस हो, उस वजह से आप नहीं लगा सकते। आप किसी भी कारण से लगा रहे हैं, वो कारण रेलिवेंट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली रेलिवेंट होना चाहिए। बर्डन टू प्रूव रेलिवेंस लाइज ऑन द सेंटर। और जब ये जुडिशियल रिव्यू में आता है, अगर सपोज करो उनको लगता है कि नहीं ये जुडिशियल रिव्यू में आया और ये रेलिवेंट नहीं है या इररेलेवेंट है कुछ भी, तो रेलिवेंस प्रूव करने का बर्डन जो है वो हमारी सेंटर के ऊपर है, यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है। उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि भैया ये जो हमने प्रेसिडेंट रूल लगाया इट इज टोटली रेलिवेंट एंड नॉट एक्स्ट्रानियस। क्लियर है बात? इफ कोर्ट फील्स अदरवाइज, अगर कोर्ट को लगता है नहीं भैया ये तो इररेलेवेंट है, ये मेलाफाइड है या कोई भी इंटेंशन है, कुल मिला के रेलिवेंट नहीं है, इट इज नॉट अप टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो क्या कर सकती है? इट हैज द पावर टू रीस्टोर एंड रिवाइव द स्टेट असेंबली, डिसॉल्व और सस्पेंड। तो कोर्ट क्या कर सकती है? जो स्टेट असेंबली डिसॉल्व कर दी गई है उसे वापस बुला सकती है और सबको जितनी भी मिनिस्ट्री है वो वापस पोजीशन ले लेंगी। कैसे? प्रेसिडेंट रूल में जैसा आपको पता है, प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो वहां की जो स्टेट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव होती है वो चल जाती है सेंटर के पास। स्टेट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का चल जाती है सेंटर के पास, और जो एग्जिस्टिंग होते हैं वो या तो सस्पेंड कर दिए जाते हैं या फिर उन्हें डिसॉल्व कर दिया जाता है और नई सरकार बनाने के लिए प्रयास चालू कर दिए जाते हैं या प्रोसेस चालू कर दिया जाता है। लेकिन अगर सपोज करो कि ये प्रेसिडेंट रूल रेलिवेंट नहीं निकला कोर्ट की नज़र में, कोर्ट ने अदरवाइज फील किया कि इट इज़ इररेलेवेंट, इट इज़ मेलाफाइड, इट इज़ एक्स्ट्रानियस, या कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या होगा? स्टेट असेंबली, स्टेट एग्जीक्यूटिव वापस से डिसॉल्व हो भी चुकी हैं तो भी वापस प्लेस में आ जाएंगी, वापस पोजीशन ले लेंगी। क्लियर है? वापस रिवर्स हो जाएगा डिसीजन। एक और पॉइंट बोला, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल, टिल देन सस्पेंडेड ओनली। अब क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल में प्रोक्लेमेशन आया, सबसे पहले क्या आता है? प्रोक्लेमेशन। ठीक है, प्रोक्लेमेशन के बाद इसको अप्रूवल चाहिए होता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ये पढ़ा था हमने, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है हमारे को बाय सिंपल मेजोरिटी। अगर आपको याद हो तो, नहीं हो तो पुराना चैप्टर जाके देखो। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से अगर हमने प्रोक्लेमेशन जो था उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल गया तो प्रेसिडेंट रूल पूरी तरीके से इंपोज हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन प्रोक्लेम करते ही क्या होता है? स्टेट जो असेंबलीज हैं, स्टेट असेंबली जो है वो बेसिकली क्या हो जाती है? सस्पेंड हो जाती है। क्या होती है? सस्पेंड हो जाती है। तो सस्पेंड तो हाथों हाथ हो जाती है लेकिन डिसॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है? सस्पेंड भी हो सकती है और डिसॉल्व भी हो सकती है। लेकिन डिसॉल्व होने के लिए उनको सबसे पहले चाहिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल। डिसॉल्व कब होगी? पार्लियामेंट्री अप्रूवल पे होगी। सस्पेंड तो क्या होगी? जैसे ही प्रोक्लेमेशन आएगा आप सस्पेंड कर सकते हैं, उनको बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन डिसॉल्व कब होगी, खत्म कब होगी? खत्म होगी जब पार्लियामेंट इसको अप्रूवल देती है। क्लियर है बात? तो इस ड्यूरेशन में ये सस्पेंडेड ही रहेंगे, जिस ड्यूरेशन में प्रोक्लेमेशन आया और जब तक पार्लियामेंट्री अप्रूवल आया। अब उसमें कितना भी समय होता है, जो समय हमें पता है कि 2 महीने के अंदर अंदर हमारे को अप्रूवल देना पड़ता है, और नहीं हो तो लोकसभा की नेक्स्ट रिकॉन्स्टिट्यूट लोकसभा, वो सारे प्रोविजंस हम कर चुके हैं। क्लियर है बात? डिटेल में। सो जब तक पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं आता तब तक आपकी स्टेट असेंबली सस्पेंडेड रहेंगी, डिसॉल्व नहीं हो सकती। डिसॉल्व कब हो सकती है? डिसॉल्व जब ही हो सकती है जब इस प्रोक्लेमेशन को अप्रूवल मिल जाए, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, तभी इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री अप्रूवल मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों इसको अप्रूव कर दे, टिक लगा दे कि भैया ये प्रोक्लेमेशन सही है, अब आगे बढ़ो और इसको डिसॉल्व करो। फिर चाहते हैं तो डिसॉल्व कर सकते हैं या इसको सस्पेंडेड रख सकते हैं, जो भी वो चाहते हैं। क्लियर है बात? एंटी सेक्युलर पॉलिटिक्स कॉल्स फॉर एक्शन अंडर आर्टिकल 356, ये हमने पढ़ी लिया वैसे भी डिटेल में, कि कोई भी चीज एंटी सेक्युलर है, सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है, जो कि हमारा बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वुड कॉल फॉर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, यानी कि वुड कॉल फॉर प्रेसिडेंट रूल। तो अगर एंटी सेक्युलर एक्टिविटीज कुछ भी हो रही हैं और उसके अगेंस्ट में कभी भी
सेंटर प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर रही है तो इट इज टोटली वैलिड। क्लियर है बात? आर्टिकल 356 एक्सेप्शनल पावर एंड मस्ट बी यूज्ड ओनली अंडर स्पेशल सिचुएशन, और बोला गया जो कि वापस ऐसा नहीं हुआ कि स्पेशल सिचुएशन, बहुत बार इसका मिसयूज हुआ है। सो आर्टिकल 356 इज अ स्पेशल पावर, इमरजेंसी पावर, एंड इट शुड बी यूज्ड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, एक्सेप्शनल पावर है इस 356 में, लेकिन इसको बहुत रेस्ट्रिक्टिवली यूज करना चाहिए, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में यूज करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे इसको जलेबी की तरह यूज किया गया है जब मन करा, जब हमारे देश में प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया। क्लियर है? ओके, फिर आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन 352 एंड 356। अब ये 352 356 क्या है? बेसिकली नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, इन दोनों में आपस में डिफरेंस क्या है ये बताना है हमारे को। सो वैसे तो हम दोनों को डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो ऐसा कुछ खास है नहीं, सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके, पर फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी 352 और प्रेसिडेंट रूल 356। सबसे पहला, नेशनल इमरजेंसी कब इंपोज हो सकती है? ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन, वॉर और आर्म्ड रिबेलियन। ये 3 केसेस होंगे, इंटरनल इमरजेंसी या एक्सटर्नल इमरजेंसी, तो ही क्या होता है नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इन दोनों को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इमरजेंसी, और इसको बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी। तो ये 3 केस है, तब तो हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, ये नहीं है तो हम नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते। क्लियर है बात? स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट वर्क एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, या फिर सेंट्रल ऑर्डर नॉट फॉलो। तो यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉलो नहीं हो रहे हो, या सेंटर के जो स्टेट को ऑर्डर जा रहे हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हो, तो हम क्या लगा सकते हैं? प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। क्लियर है बात? दोनों के डिफरेंस समझ में आ गए? ओके, फिर स्टेट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव फंक्शन बट सब्जेक्ट टू द कॉन्करेंट ओवरराइडिंग फंक्शन पावर्स ऑफ द सेंटर। इसमें क्या होता है? स्टेट असेंबलीज और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव है जो, उनको सस्पेंड या डिसॉल्व नहीं किया जाता, बल्कि सेंटर भी लॉ बनाता है या पार्लियामेंट उस पर लॉ बना लेता है, सब्जेक्ट टू दी पावर, ओवरराइडिंग पावर ऑफ दी सेंटर। मतलब सेंटर भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, और स्टेट भी कर सकता है, लेकिन ओवरराइडिंग कैपेसिटी या कॉन्करेंट कैपेसिटी किसके पास आ जाती है? सेंटर के पास आती है। क्लियर है बात? और यहां पे क्या होता है? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर स्टेट आर अज्यूम्ड बाय दी सेंटर, यानी कि यहां पे स्टेट असेंबलीज को या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर डिसॉल्व कर दिया जाता है आफ्टर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। क्लियर है? यहां पे सस्पेंड और इसमें क्या होता है? सस्पेंड और डिसॉल्व नहीं किया जाता, बट सेंटर की ओवरराइडिंग कैपेसिटीज आ जाती है या कॉन्करेंट पावर्स आ जाती है। यहां पे इनको डिसॉल्व कर दिया जाता है या सस्पेंड किया जाता है, और सेंटर टेक्स ओवर और पूरा काम सेंटर ले लेता है। क्लियर है बात? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहां पे भी सेंटर टेक ओवर कर सकता है, लेकिन करता नहीं है, सेंटर के पास पावर रहती है ओवरराइडिंग, तो कुछ कुछ जगह जहां उनको लगता है वहां पे वो सेंटर रूल बना देता है, बाकी स्टेट को अपना काम करने देता है। यहां पे क्या है? स्टेट असेंबली पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है फॉर द टाइम बिंग, या फिर डिसॉल्व भी हो सकती है, और फिर सेंटर अपना इंपोज करता है अपनी रूलिंग। क्लियर है बात? अच्छा, इसमें पार्लियामेंट कैन मेक लॉस नो डेलीगेशन। जब सेंटर ओवरराइडिंग इसमें होता है तो इसमें लॉस कौन बनाएगा? लेजिस्लेटिव कौन देखेगा? पार्लियामेंट देखेगी। कौन देखेगी? पार्लियामेंट देखेगी। क्लियर है बात? लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे लॉ पार्लियामेंट खुद भी बना सकती है, प्रेसिडेंट को भी बोल सकती है, और किसी भी अथॉरिटी को दे सकती है। क्लियर है बात? तो दोनों में फर्क क्या है? इसमें सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, स्टेट असेंबलीज को ओवरराइड कौन करेगा? पार्लियामेंट्री लॉ ही ओवरराइड करेंगे स्टेट लॉज को। लेकिन यहां पे क्या है? पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है, प्रेसिडेंट भी लॉ बना सकता है, और कोई अथॉरिटी को हमने डेलीगेट कर दिया है कि भैया ये सारे लॉज आपको देखना है, लेजिस्लेटिव आपको देखना है स्टेट का, तो वो भी पूरी तरीके से अलाउड है। इट हैज नो मैक्सिमम पीरियड, हमने पढ़ा था कि नेशनल इमरजेंसी को आप कितने टाइम तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, विद अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स, हर 6 महीने के बाद। इधर भी ऐसा ही है कि 6 महीने के लिए आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल तक के लिए बढ़ा सकते हो। इसको आप फॉर अ इनफाइनाइट पीरियड बढ़ा सकते हो, कितने भी टाइम के लिए आप बढ़ा सकते हो, लेकिन 6 महीने के साथ, और इसमें भी 6 महीने के साथ ही, लेकिन 3 साल मैक्सिमम। यहाँ पे आपको उसके बाद क्या चाहिए? और हर 6 महीने में आपको क्या चाहिए? पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। वो नहीं मिलेगी तो वैसे ही वो खत्म हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक और कैच है, इसमें नहीं है, 3 साल तक तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन हमने जैसा पढ़ा था 1 साल बाद अगर आपको बढ़ानी है तो आपके पास 2 केस होने चाहिए। क्या केस होने चाहिए? पहला केस तो ये है
ठीक है, 1 साल के ऊपर अगर आपको बढ़ानी है तो पहला केस तो यह है कि उसमें नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो, कहीं पे उस स्टेट के पार्ट पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो, पूरी स्टेट में या किसी पार्ट पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो, तो वो एक्सटेंड हो सकता है 1 साल के ऊपर। या फिर इलेक्शन कमीशन बोले कि यहाँ पे नए इलेक्शन नहीं हो सकते अभी, इस वजह से इसको 1 साल से ऊपर बढ़ा। इलेक्शन कमीशन को रिटर्न में देना पड़ेगा कि अभी यहाँ पे इलेक्शन नहीं कराया जा सकता स्टेट में, इस वजह से इस इमरजेंसी को या प्रेसिडेंट रूल को आगे एक्सटेंड किया जाए। क्लियर है? तो 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल बढ़ सकता है, लेकिन 1 साल के ऊपर जब बढ़ता है तो उसके पीछे 2 कारण होने चाहिए। या तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हुई होनी चाहिए, या फिर क्या डिक्लेयर्ड होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन द्वारा डिक्लेयर्ड होना चाहिए कि यहां पे इलेक्शन अभी नहीं हो सकते। क्लियर है? फिर इट इज जो इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है, तो वो किसके थ्रू चाहिए होता है? स्पेशल मेजोरिटी के लिए, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू लोकसभा राज्यसभा में जो ये प्रोक्लेमेशन है, इसको अप्रूवल चाहिए नेशनल इमरजेंसी का, तो उसको क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी। और इधर क्या है, इस प्रोक्लेमेशन को क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। तो कोई बहुत ज्यादा माथाफोड़ी का काम नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से इसको पास किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है प्रेसिडेंट रूल, इसलिए इसको बार बार लगाने में आसानी होती है। वहीं पे ये क्या है? स्पेशल मेजोरिटी है, तो इसको ऐसे नहीं लगा सकते। स्पेशल मेजोरिटी ऑटोमेटिकली थोड़ी सी टफ हो गई। यहाँ पे क्या है? सिंपल मेजोरिटी है, तो इजीली लग जाता है, इंपोज कर जाता है। अब सिंपल मेजोरिटी है और कोई रूलिंग गवर्नमेंट है, स्ट्रॉन्ग रूलिंग गवर्नमेंट है, तो ऑटोमेटिकली वो सिंपल मेजोरिटी तो अटेन कर ही लेगी। भाई जब हमारे पास 540 और सीट्स हैं, उसमें से अगर 300 सीट पे एक ही पार्टी के मेंबर बैठे हैं, तो सिंपल मेजोरिटी तो बहुत इजीली अटेन हो जाएगी। क्लियर है बात? तो इसलिए इसको इजीली इंपोज किया जा सकता है। वहीं पे ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल इन द सेंस लेसर पॉसिबिलिटी इसकी, इसलिए ये इतनी जल्दी इंपोज नहीं होता। सो इसमें भी हम कुछ फेरबदल करने का कभी सोच सकते हैं, लेकिन ये सोच भी कब सकते हैं हम इसमें फेरबदल करने का? जब सारी सरकारें अच्छी आएंगी। सरकारों का इंटेंशन ही मैलिफाइड होंगे तो वो कभी इस पॉइंट को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार अपने बेनिफिट के लिए इसको यूज करती है, अपने मैलिफाइड इंटेंशंस को प्रूव करने के लिए इसको यूज करती है, रादर देन दी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल 355, 365, 356 हमारे फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं। आर्टिकल 19 वाले फंडामेंटल राइट्स हमारे होते हैं, और फिर उसके द्वारा हमारे बाकी फंडामेंटल राइट्स भी हमारे अफेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? कोई भी फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट नहीं होते स्टेट इमरजेंसी में या फिर प्रेसिडेंट रूल में। फंडामेंटल राइट्स एंजॉयड बाय द सिटीजन स्टेज एट सेम लेवल, उनमें कोई चेंज नहीं आता। सिटीजन फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं प्रेसिडेंट रूल में। क्लियर है बात? यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट जरूर होते हैं नेशनल इमरजेंसी में। फिर इसका एक और पॉइंट, लोकसभा कैन पास अ रिवोकेशन रेजोल्यूशन। इसको रिवोक करने के लिए, नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करने के लिए, जैसा हमने पढ़ा था कि लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है कि भैया इस नेशनल इमरजेंसी को अब खत्म किया जाए, रिवोक किया जाए, तो ये रिवोक हो जाएगी। लेकिन यहां पे क्या है? सिर्फ प्रेसिडेंट साहब ही रिवोक कर सकते हैं, लोकसभा नहीं इसको रिवोक कर सकती। सिर्फ प्रेसिडेंट साहब ही जब चाहेंगे तभी उसको रिवोक किया जाएगा, अदरवाइज प्रेसिडेंट रूल विल स्टे। क्लियर है बात? सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आज ये पढ़ना था हमारे को। कल हम उठाएंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी, और उस कल फाइनेंशियल इमरजेंसी खत्म करके वील एंड विद दिस टॉपिक एंड वील मूव अहेड। ओके, सो थैंक यू सो मच।